जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है फिर से। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में मैरिज के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था और हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, एनी मुस्लिम हु हैज़ अटेन्ड एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ साउंड माइंड कैन वैलिडली मैरी। तो हमने दोस्तों ये स्टेटमेंट लिखी थी एक, एनी मुस्लिम who has attained age of puberty and of sound mind can validly marry। तो दोस्तों हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी और इस स्टेटमेंट में ही हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है कि भाई कौन से मुस्लिम किस तरीके से शादी कर सकते हैं और एक मुस्लिम अगर मेल या फीमेल है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसकी मैरिज के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एनी मुस्लिम इसको हम मानते हैं एक, और हु हैज़ अटेंड एज ऑफ प्यूबर्टी इसको मानेंगे हम 2, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड मानेंगे हम ऑफ साउंड माइंड कैन वैलिडली मैरी। तो हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ लिया है और अब इस स्टेटमेंट को हम एक पार्ट वाइज समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं एनी मुस्लिम। एनी मुस्लिम का मतलब यहाँ पर क्या होगा और किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो हम पहले करने जा रहे हैं एनी मुस्लिम। एनी मुस्लिम का मतलब होता है दोस्तों, इसमें मेल भी कवर होंगे एंड फीमेल भी, दोनों कवर होंगे। अगर मेल है तो उसके लिए शादी का क्या कंसेप्ट होगा, अगर फीमेल है तो उसके लिए शादी का क्या कंसेप्ट होगा। तो हम इसको एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। अगर क्या है, एक मुस्लिम है, अब मुस्लिम है वो क्या हो सकता है, या तो हो सकती है मुस्लिम फीमेल और या हो सकता है मुस्लिम मेल, मेल और फीमेल। अगर वो फीमेल है तो क्या होगा कंसेप्ट और मेल है तो क्या कंसेप्ट होगा। देखो दोस्तों, अगर एक फीमेल है, फीमेल के लिए सिर्फ एक हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि एक फीमेल क्या कर सकती है, ओनली अ फीमेल मुस्लिम कैन ओनली मैरी विद अ मुस्लिम मैन if she marry with a non-Muslim, then marriage will be void। और अगर हम मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज में बोल तो void का मतलब मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, बातिल। इसका मतलब उसका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे, उसको ऐसा समझा जाएगा कि एक मुस्लिम फीमेल की मैरिज हुई ही नहीं थी। यानी कि एक मुस्लिम फीमेल सिर्फ किसके साथ मैरिज कर सकती है, वो सिर्फ एक मुस्लिम मेल के साथ ही मैरिज कर सकती है। अब बात आती है दोस्तों मुस्लिम मेल की, और ये मुस्लिम फीमेल का ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि भाई सिया की है या सुन्नी की है। ये रूल दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है, आइदर सिया और सुन्नी। फीमेल फीमेल चाहे सुन्नी हो या फिर सिया हो, ये रूल दोनों पर ही अप्लाई होगा। और अब आते हैं मेल के ऊपर। अब मेल हो सकता है कि अब मेल के कंसेप्ट में सिया के लिए अलग प्रोविजंस है और सुन्नी के लिए अलग प्रोविजंस है। तो इसको हम लिखेंगे, इफ मुस्लिम मेल wants to marry non-Muslim female, then there is different of opinion between Shia
एंड सुन्नी। यानी कि एक मुस्लिम मेल अगर मुस्लिम फीमेल के साथ शादी करता है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैलिड है ही है। हाँ, वो हो सकता है कि वो इरेगुलर भी हो सकती है लेकिन वॉइड नहीं होगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट रिलीजन की है तो सुन्नी और सिया के अंदर अलग अलग कंसेप्ट होंगे। अगर वो क्या है सिया है, मान के चलते हैं अगर मुस्लिम मेल क्या है सिया है तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, और अगर मुस्लिम मेल क्या है सुन्नी है तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है। अगर मुस्लिम मेल सिया है तो उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल उसके लिए भी क्या होगा, सिया डू नॉट रिकॉग्नाइज मैरी ऑफ अ मेल मुस्लिम विद अ नॉन मुस्लिम फीमेल। अगर क्या होता है, अगर एक सिया मेल किसी नॉन मुस्लिम के साथ मैरिज करता है तो उसको भी किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, इट सच मैरिज टेक प्लेस इट वुड बी वॉइड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, बातिल। तो अगर फीमेल है उसके लिए भी क्या रूल होगा कि उसकी मैरिज भी क्या होगी, वॉइड या फिर बातिल ही होगी। और एक सिया मुस्लिम है अगर वो नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ अगर शादी करता है तो वो भी किसकी तरह ट्रीट की जाएगी, वॉइड यानी बातिल की तरह ही ट्रीट की जाएगी। लेकिन अगर होता है सुन्नी, सुन्नी के लिए डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे। सुन्नी अगर एक किताबिया फीमेल के साथ करता है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है, और एक नॉन किताबिया फीमेल के साथ करता है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है। अब इसमें आता है कि भाई किताबिया कौन है और नॉन किताबिया फ़ीमेल कौन है। दोस्तों, किताबिया फ़ीमेल उनको कहा जाता है जो लेडीज़ क्रिश्चियन एंड ज्यूज़ रिलीजन से बिलोंग करती है। अगर एक कोई ऐसी फीमेल है जो कि क्रिश्चियन है या फिर जूज है तो उसको ट्रीट किया जाएगा किताबिया फीमेल, उसको बोला जाता है किताबिया फीमेल। लेकिन नॉन किताबिया फीमेल किसको बोला जाएगा, अगर लेडी क्या है, हिंदू है एंड पारसी है। और हिंदू के अंदर सिख, जैन, बौद्ध और जो हमारे और कम्युनिटीज हैं जैसे कि सिख हो गया, जैन हो गया, सिख हो गए, जैन, बौद्ध, ये है, ये बेसिकली ये कवर हो जाते हैं हिंदू के अंदर ही। और पारसी को अलग से मैंने लिख ही दिया है। ये सब किसके अंदर कवर होंगे, नॉन किताबिया फीमेल। अगर लेडी क्या थी, क्रिश्चियन है तो उसके साथ क्या है, मैरिज इज टोटली वैलिड विद अ किताबिया फीमेल। अगर एक किताबिया फीमेल है उसके साथ होने वाली मैरिज टोटली वैलिड होगी। लेकिन अगर एक नॉन किताबिया फीमेल है उसके साथ होने वाली मैरिज क्या होगी, मैरिज विद अ नॉन किताबिया फीमेल वुड बी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या हुआ, फासिद। फासिद का मतलब है कि भाई अब उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ है उस मैरिज के अंदर, और उनको कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस मैरिज को वैलिड कर सकते हैं। और बेसिकली उसका सबसे इनका अगर जो नॉन किताबिया फीमेल है उसकी साथ अगर किसी मेल की मैरिज हुई है मुस्लिम मेल की, तो उसका हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि उस लड़की को, वो जो हिंदू या पारसी है, उसको या तो एक किताबिया फीमेल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या फिर अगर वो किताबिया फीमेल में कन्वर्ट नहीं होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम धर्म में ही, जैसे कि ये थी उनकी तरह ही मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है या फिर किताबिया फीमेल या फिर क्रिश्चियन, जूज या मुस्लिम, उनमें से किसी भी धर्म, तीनों में से यानी,
या तो नंबर 1 क्रिश्चियन, नंबर 2 ज्यूज़ एंड नंबर 3 मुस्लिम। अगर इन तीनों धर्म में से भी किसी एक धर्म में अगर एक नॉन किताबिया फीमेल कन्वर्ट हो जाती है तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वैलिड। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम सेकंड करने जा रहे हैं, हु हैज़ अटेंड एज ऑफ प्यूबर्टी। तो इसका मतलब क्या होगा, हु हैज़ एज ऑफ प्यूबर्टी, इसका मतलब होगा दोस्तों, सेकंड है हु अटेन एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवनावस्था, यानी हम कब मानेंगे एक लड़का या फिर एक लड़की है जो वो यौवनावस्था को पार कर चुके हैं और वो शादी के लिए वैलिडली अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ वो अब तैयार है शादी करने के लिए। तो इस पे जैसा कि हमारा जो एक्ट है इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जैसा कि हमारा इंडियन मेजोरिटी एक्ट, उसमें जो 1875 है, इसमें जो समय वो एज की लिमिट दी हुई है 18, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। और जो लड़कों की ये पहले थी 18 पहले थी, वैसे जो बालिग होने की वोट डालने की उम्र होती है 18, लेकिन जो शादी की उम्र है पहले लड़कियों की 18 थी, लड़कों की 21 थी। लेकिन अब क्या कर दी गई है, ये फीमेल की थी ये मेल की थी, लेकिन अब टोटली दोनों की क्या हो चुकी है, लड़कियों की भी 21 हो चुकी है और लड़कों की भी क्या हो चुकी है, 21 हो चुकी है। फीमेल की भी और मेल की भी दोनों की ही अब 21 है। लेकिन मुस्लिम लॉ पर ये दोनों ही अप्लाई नहीं करती है, ना तो मुस्लिम लड़कों पर 21 की अप्लाई करती है, ना ही मुस्लिम लड़कियों पर। इसके लिए सीधा सीधा एक हम लाइन बोल सकते हैं, द इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 डू नॉट अप्लाई टू मैटर्स relating to marriage, dar and divorce on Muslims। यानी कि मुस्लिम्स के ऊपर ये हमारा जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट की समय सीमा है वो अप्लाई नहीं होती है। तो अब हम जानेंगे कि भाई इस पे अगर इनकी नहीं होती है तो फिर होती किसकी है। तो इन पर होती है जो इनके अंदर जो दी गई है लिमिट, वो दी गई है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। किसके अंदर दी गई है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और इसके अंदर एज लिमिट क्या दी हुई है इनकी, वो दी गई है 15 ईयर्स। और ये किन के लिए है, लड़के के लिए भी यही है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए ही क्या दी गई है, 15 ईयर्स दी गई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। हनाफीज जो होते हैं, हनाफीज, उनका तो मानना यही है, जो कि सुन्नी है, जो कि 15 ईयर के बाद आप लड़की की या फिर लड़के की शादी कर सकते हो। लेकिन जो सियाज मुस्लिम होते हैं, सियाज मुस्लिम हैं, उनका ये मानना है कि भाई हम लिख सकते हैं सियाज प्रोवाइड दैट एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ओनली इन फीमेल्स बीइंग्स फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म जो लड़कियों को आते हैं मंथली, जब लड़कियों को आने स्टार्ट हो जाते हैं तो सियाज क्या मानते हैं कि वो शादी करने के लायक हो चुकी है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन लड़कों के लिए दोनों में क्या है, ये है। सियाज का मानना ये है, लेकिन बेसिकली आजकल जो होता है वो 15 ईयर्स ही निर्धारित की गई है इनके लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक माइनर मैरिज कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, एक, क्या एक माइनर, कैन अ माइनर मैरी।
क्या एक माइनर मैरिज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसका क्या तरीका है? हाँ, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो 15 ईयर से भी कम है तो एक मुस्लिम फीमेल भी और एक मेल भी वो मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, अ मैरिज अ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ माइनर इज न्यूलिटी। न्यूलिटी का मतलब अगर एक माइनर जो 15 ईयर से कम है अगर वो मैरिज करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो क्या होगी? नल होगी, यानी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर वो मैरिज सही हो सकती है या फिर वैलिड हो सकती है। वो कंडीशन क्या होगी? बट अ माइनर कैन बी वैलिडली कॉन्ट्रैक्टेड इन मैरिज बाय हिज और हर गार्डियन। यानी कि अगर उनके माता पिता की सहमति है और गार्डियंस की माता पिता या उस टाइम पे गार्डियन जो भी है, दादा दादी है या जो भी है, अगर उनके उस टाइम पे जो गार्डियन है दोनों की तरफ के, फीमेल के भी और मेल के भी, तो उनके दोनों की आपसी की सहमति के साथ उन बच्चों की मैरिज करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि भाई गार्डियन हो कौन सकता है। अब देखा जाए तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन रेज हुआ था माइनर कौन हो सकता है, माइनर मैरिज कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर अब एक और क्वेश्चन होता है कि गार्डियन के तौर पर किस किस को ट्रीट किया जा सकता है, किस किस को हम गार्डियन मान सकते हैं। तो इसकी एक अलग लिस्ट है। अगर आप सुन्नी हैं तो सुन्नी के लिए अलग प्रोविज़न है, अगर आप सिया है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है। तो मैं आपको थोड़ा यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप सुन्नी हैं, अगर आप सुन्नी मुस्लिम हैं तो उसके लिए गार्डियन कौन कौन हो सकता है? गार्डियन कौन कौन हो सकता है? या तो हो सकता है फादर या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड हाउ हाई सो एवर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं H.H.S. इसका मतलब होता है हाउ हाई सो एवर। हाउ हाई सो एवर का मतलब होता है या तो पिता, पैटर्नल फादर यानी दादाजी, या फिर दादा के दादा या फिर दादा के पिताजी, यानी पिता की जितने भी पिता के रिलेटेड सीरीज है उनको हम डायरेक्ट बोल देते हैं हाउ हाई सो एवर। ओके। या फिर कौन हो सकते हैं सुन्नीज की तरफ से? वो हो सकते हैं ब्रदर एंड पैटर्नल ब्रदर या फिर रिलेटिव्स बोल सकते हैं हम, वो हो सकते हैं। गार्डियन के तौर पे कौन कौन हो सकता है? मदर हो सकती है। और ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा होगा। चौथे में हम लिख सकते हैं अदर मैटरनल रिलेटिव्स। अदर मैटरनल रिलेटिव्स का मतलब है माता के साथ संबंधित जो भी रिश्तेदार है वो हो सकते हैं, जैसे मामा हो गया या फिर नाना नानी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, नाना नानी भी हो सकते हैं। इस लिख सकते हैं अदर मैटरनल रिलेटिव्स। और आखिर में 5वें नंबर पर हम गवर्नमेंट को भी गार्डियनशिप के तौर पर सुन्नीज के लिए अलाउ किया जा सकता है। लेकिन सियाज के अंदर क्या है? सियाज के अंदर ऐसा नहीं है। सियाज के अंदर सिर्फ या तो होगा फादर या फिर होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड हाउ हाई सो एवर। ओके, ये हमारा क्या होगा? यहाँ से 2 क्वेश्चन रेज हुए थे। एक गार्डियन कौन कौन हो सकते हैं हमने वो बता दिए, और माइनर मैरिज कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, लेकिन किसके कंसेंट के साथ कर सकता है? वो कर सकता है अपने गार्डियन के कंसेंट के साथ। और गार्डियन कौन होंगे वो हम सुन्नीज और सियाज के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो हमने देखा था कि अगर एक बच्चा है, अगर वो क्या है बिलो टू 15 ईयर एज है, बिलो क्या है 15 ईयर्स है, तो वो मैरिज कर सकता है लेकिन अपने गार्डियन के कंसेंट के साथ कर सकता है।
लेकिन अगर आप देखा जाए तो क्या उस बच्चे के ऊपर वो मैरिज एनफोर्सेबल होगी? अगर वो 15 साल का होने के बाद मैरिज को रेटिफाई करता है या फिर रेपुडिएट कर देता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? रेटिफाई करने का मतलब होता है कि वो 15 साल के बाद, यानी मान लीजिए हम मानते हैं कि एक लड़का और लड़की है जिनकी 12 या 13 साल की उम्र में उनकी गार्डियंस के कंसेंट के साथ उनकी शादी हुई है। लेकिन अब क्या होता है कि वो 15 ईयर के बाद होने के बाद वो कहते हैं कि भाई हम आपस में साथ में रहना नहीं चाहते, यानी रेपुडिएट करते हैं। इसका मतलब बोलते हैं रेपुडिएट करना, शादी को रेपुडिएट कर देते हैं। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? और अगर रेटिफाई कर देते हैं कि हम भाई साथ में रहने के लिए तैयार हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साथ में रहने के लिए, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम रूल लिख लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? रूल ही मानते हैं एक तरह। मैरिज ब्रोट अबाउट, मैरिज ब्रोट अबाउट बाय अ पर्सन other than there is a wholly ineffective until it is ratified by the minor on attaining puberty। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उनकी शादी तो हो सकती है, लेकिन जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 15 ईयर को अटेन कर लेंगे, जब तक वो क्या नहीं करेंगे? रेटिफाई नहीं करेंगे। रेटिफाई का मतलब है अपनी स्वीकृति नहीं देंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है साथ में रहने के लिए, तब तक उस को क्या माना जाएगा? इन इफेक्टिव रहेगी, वो मैरिज रहेगी हमेशा इन इफेक्टिव। लेकिन इसको थोड़ा, इसमें स्टेजेस डिपेंड करती है, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। किन कंडीशंस के अंदर इनइफेक्टिव होगी? लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी है, वो बेशक उसे रेटिफाई भी करे, लेकिन अगर वो हम कह सकते हैं वो बेशक उसे रेपुडिएट कर दे, भाई मना कर दे, लेकिन वो फिर भी उनके ऊपर ज़बरदस्ती होगी कि उन्हें वो उस मैरिज को मानना ही पड़ेगा। ऐसी भी कंडीशंस है। तो वो कौन सी कंडीशंस है वो हम पूरी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके लिए हमें कुछ वो देखने पड़ेंगे, और जो इसका हम इसको बोल देते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसको हम बोलते हैं, जो लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब है कि उनके पास क्या ऑप्शन है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अपनी मैरिज को लेकर वो। और इसको जो मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं, उसको बोलते हैं खयार उल बुलुग। खयार उल बुलुग, इसको मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं खयार उल बुलुग। खयार उल बुलुग का मतलब है कि हम उनको क्या दे रहे हैं? ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रेटिफाई करोगे या रेपुडिएट करोगे। और अब उनके लिए कुछ कंडीशंस है, डिपेंड करता है शादी किस सबसे पहले डिपेंड करेगा कि शादी हुई किस स्टेज में थी, यानी उसकी ईयर क्या थे शादी का, तो उसको बोलेंगे हम स्टेज, यानी उसमें शादी की टाइम की स्टेजेस क्या थी। और दूसरा देखेंगे हम ट्रेडिशनल लॉ क्या कहता है, जो कि ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ है, उसका क्या कहना है इस तरह की शादी के बारे में। ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ का भाई जो पहले प्राचीन काल में अगर इस तरह की शादी करवाई जाती थी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। ओके। और थर्ड टाइप देखेंगे हम, चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एक्ट ऑफ 1939। इसका मतलब वही है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एक्ट ऑफ 1939। उसके बाद क्या रूल आए हैं जो कि कोडिफाइड रूल है, उनका क्या इफेक्ट होगा इन शादियों पे। और चौथा होगा हमारा व्हेन टू बी एक्सरसाइज, और ये
जो रेटिफाई करने का है या फिर रेपुडिएट करने का जो अधिकार है वो एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, वो उसकी क्या समय सीमा होगी, ये कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये देखेंगे हम। फिर देखेंगे कन्फर्मेशन बाय कोर्ट। कोर्ट की क्या कन्फर्मेशन हो सकती है, कोर्ट अगर कोर्ट के थ्रू करवाना है, अगर रेटिफाई भी करवाना है या फिर रेपुडिएट करवाना है, वो कोर्ट के थ्रू कैसे करवाया जा सकता है और उसकी क्या कन्फर्मेशन होगी। और आखिर में देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा, इन चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा। ये चीज़ें हम अब स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कर दे। तो सबसे पहले हम स्टेजेस कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं हम स्टेजेस। नंबर 1 पे करते हैं स्टेज, ये करते हैं स्टेजेस। इसमें है 3 कंडीशन है स्टेजेस में। सबसे पहली है सगीर, इसको बोल दिए मुस्लिम टर्मिनोलॉजी है सगीर। और दूसरी है शरीर, SARIR शरीर। और थर्ड है हमारी बुलुग, थर्ड है हमारी बुलुग। और ये तीनों तीनों का वो करती है, वो एज से रिलेटेड है। स्टेजेस क्या है, अगर क्या हुई है, अगर जब शादी हुई वो क्या थी, एज ऑफ बिलो 7, यानी 7 साल से दोनों की अगर एज कम थी तो मैरिज पे क्या इफेक्ट होगा, मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एबी इनिशियो। ये मैक्सिम होते हैं, इनको मैक्सिम बोला जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है लीगल टर्मिनोलॉजी में इनको मैक्सिम बोला जाता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जो शुरुआत से ही वॉइड हो, यानी उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस हो ही नहीं सकता, उसको ऐसा ही माना जाएगा कि वो हुई ही नहीं है चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड एब इनिशियो। यानी अगर 7 साल से कम उम्र के 2 बच्चों की शादी करवा दी जाती है तो उनकी जो मैरिज वो क्या होगी, वॉइड एब इनिशियो होगी, यानी वो शुरुआत से ही वॉइड ही होगी, उसका ऐसा कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। लेकिन अगर क्या करती है लड़का लड़की क्या है, अबव द एज ऑफ 17 है बट बिलो द एज ऑफ 15 है, तो उसमें क्या होगी, तो बिलो द एज ऑफ 15 है और अबव द एज ऑफ 17 है, मैरिज विद कंसेंट ऑफ गार्डियन होगी। तो मैरिज क्या होगी, विद कंसेंट, कंसेंट ऑफ गार्डियन, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको। तो गार्डियन की सहमति के साथ वो दोनों बच्चों की मैरिज करवाई जा सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर एज है अबव 15 ईयर दोनों की, तो इसका मतलब क्या होगा, कैन हिमसेल्फ और हरसेल्फ मैरी, यानी एक मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों ही 15 साल से ऊपर के हैं तो वो आपस में खुद के कंसेंट के साथ मैरिज कर सकते हैं, उनको किसी तीसरे बंदे का कंसेंट लेने की या फिर मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेजेस, ये होगी स्टेजेस। अब सेकंड आता है लेकिन अगर हम मान लेते हैं चलो 15 ईयर का तो वो अपने खुद की मर्जी से करेंगे, 7 ईयर से अगर नीचे है तो वो वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन अगर 7 साल से ऊपर और 15 साल से जो नीचे बच्चे थे उनके गार्डियन ने अगर करवाई दी थी मैरिज, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम एक स्पेशल नोट लिख देते हैं। उसके लिए स्पेशल लिखते हैं, इफ मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड इन सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज दैट इज शरीर, then minor acquires a right either मतलब या तो either to ratify यानी मंजूरी देना, या तो मंजूरी दे सकता है, हाँ भाई मैं शादी को रेटिफाई करता हूँ, और या फिर और रेपुडिएट वो रेपुडिएट भी कर सकता है, यानी उसको नामंजूर भी कर सकता है, नामंजूर रेपुडिएट
मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय गार्डियन, जो कि गार्डियन के उसके साथ करवाई गई थी। बट राइट अवेलेबल ऑन अटेंड एज ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन ये राइट अवेलेबल कब होगा, जब एज ऑफ प्यूबर्टी उनकी हो जाएगी। बट राइट अवेलेबल ऑन अटेनिंग एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर प्यूबर्टी, जो मेंशन की गई है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर। यानी 15 ईयर के बाद वो या तो उसको क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, या फिर रेपुडिएट भी कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है। और ट्रेडिशनल, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, जो हमने नेक्स्ट किया था ये हमने स्टेज किया है। अब नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ क्या था, मैं इसमें नॉर्मली बता देता हूँ आपको छोटा सा। अंडर ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर इज वैलिड। वो क्या थी, पहले क्या होती थी, वैलिड होती थी अगर कर दी है तो, ठीक है। एंड बाइंडिंग अपॉन माइनर, और बच्चों के ऊपर वो बाइंड था कि उनको वो शादी माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो मना कर सकते हैं। मैरिज कैन नॉट बी रेपुडिएटिव, यानी कि वो नामंजूर करने की उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। अनलेस इट इज शोन दैट दे हैड एक्टेड हार्डलेसली और फॉर मैनिफेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ माइनर, यानी अगर उनको लगता है कि या तो उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, या फिर उनको दिख रहा है कि वो उन दोनों के लिए ही फ्यूचर के लिए वो मैरिज खतरनाक साबित हो सकती है या उनके लिए भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ उस कंडीशन के अंदर गार्डियन के कंसेंट के साथ वो मैरिज रेपुडिएट की जा सकती थी। यानी उसको मैरिज को हटाया जा सकता था। लेकिन अगर ऐसा उनको नहीं लगता तो माइनर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं अवेलेबल था कि जो उनको रेपुडिएट करने की पावर दे। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा है, जो चेंज ब्रोट अबाउट बाय एक्ट ऑफ 1939, हम ये करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर ख्यार और बुल्क के बारे में क्या दिया हुआ है। उसमें कहना है सीधा, द अबव मेंशन प्रिंसिपल हैज़ बीन रिवोल्यूशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 as this act has removed all the restriction placed upon khayar ul bulg in case of a minor girl, provided the statutory condition prescribed by section 2 subsection 7 has been fulfilled। यानी कहने का मतलब है जो इसके रिफॉर्मेशन की या फिर रिवॉल्यूशन की जो बात कही गई है वो कौन से सेक्शन के अंदर कही है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। और उसमें कुछ कंडीशन दी गई है भी, आप खयार और बुल्ग, जो कि खयार उल बुलुग है, तो उसको कब एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर कब आपको ये कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करने के बाद आपको मिल सकता है। तो कुछ कंडीशंस है, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन में कंडीशंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है दैट she was given in marriage by her father or other guardian, कि यानी उसकी जो मैरिज की गई थी या तो उसके फादर के द्वारा की गई थी या फिर किसी दूसरे गार्डियन के द्वारा की गई थी, जो कि हमने पीछे पढ़े थे। नेक्स्ट है मैरिज took place before she attained age of 15 years,
यानी जो मैरिज की गई थी वो कब की गई थी, उसके 15 साल की होने से पहले मैरिज उसकी होनी चाहिए थी, ये भी कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, शी रेपुडिएटेड शी रेपुडिएटेड मैरिज बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी उसने जो मैरिज को रेपुडिएट किया है, यानी उसने मना किया है कि भाई मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसने कब किया होना चाहिए, 15 साल के बाद और 18 साल से पहले किया होना चाहिए, जब उसकी एज 15 साल से ऊपर हो चुकी है और 18 साल से पहले पहले। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जब वो इन 3 साल के दौरान कर सकती है तो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, जो कि हर मैरिज के अंदर देखो कंज्यूमेशन तो होता ही होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो एक आम बात है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बड़ी कंडीशन ही यही है, क्या, मैरिज हैज नॉट बी कंज्यूमेटेड, कि कंज्यूमेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल, कि उन दोनों के बीच में संबंध नहीं बनने चाहिए। अगर लड़की ने संबंध बनाए हैं तो उसका ख्यार उल बुलुग, यानी कि मैरिज को रेपुडिएट करने का राइट भी ख़त्म हो जाता है, अगर उसने क्या कर लिया है, कंज्यूमेट कर लिया है। लेकिन अगर उसने कंज्यूमेशन नहीं किया है तो उसका अधिकार रेपुडिएट करने का बचा हुआ है, तो वो जब चाहे तब उसको रेपुडिएट कर सकती है उस मैरिज को, जब उस मैरिज को छोड़ना चाहे वो छोड़ने के लिए तैयार हो सकती है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे छोड़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसके रिलेटेड एक ऐसा ही एक कंसेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी है। अगर एक लड़की की शादी हुई है वहाँ पर, लेकिन रेपुडिएट करने का जो सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन ऑफ 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 4 के अंदर जो है, वहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है वेदर और नॉट कंज्यूमेटेड। लेकिन अगर यही एक हिंदू लड़की है, अगर उसकी अगर शादी हुई थी, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू अगर माइनर थी वो जब उसकी शादी हुई है, तो चाहे उसका कंज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश किया है ना किया है, लेकिन उसके पास फिर भी ये राइट रहता है कि वो अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के थ्रू फीमेल्स को ये राइट नहीं मिलता है, अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुई होती तो उसको ये राइट मिलता है। तो इसका मतलब हम नॉर्मली बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट द फैक्ट ऑफ कंज्यूमेशन इज इमैटेरियल इन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि ये जो कंज्यूमेशन का जो फैक्ट है ये इमैटेरियल है, क्या है, इमैटेरियल इन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बट इट इज मैटेरियल अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट। मुस्लिम मैरिज एक्ट के साथ इसका पूरा का पूरा मैटर रखता है कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अभी हम ये यहाँ तक कर चुके हैं। अगला हम जो भी अपना नेक्स्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बोला था करने के लिए इसमें और क्या चीज़ हम करेंगे। हम स्टेज कर चुके हैं, ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ कर चुके हैं और चेंज ब्रॉट अबाउट बाय एक्ट ऑफ 1939 कर सकते हैं। और ये छोटे से हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। अगर आप और भी लेक्चर सीरीज़ देखना चाहते हैं सीआरपीसी की, सीपीसी की, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट या फिर आईपीसी की, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवाए और एक बिल्कुल डीप स्टडी के साथ, जिससे कि आपके हर एक सवाल का जवाब आप हमारे लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से पा सकें। हम इस तरह से कोशिश करेंगे लेक्चर को प्रिपेयर करने की। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने जो ख्यार उल बुलुग व्हेन टू बी एक्सरसाइज इस टॉपिक के साथ। जय हिंद।